हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज हम कक्षा 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हारी सारी परेशानियों के साथ खत्म करने जा रही है। देखो, इस वीडियो को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में हम करेंगे वो पीवाईक्यूज या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि तुम्हारे सीनियर्स ने एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे। हाँ, वही वाले क्वेश्चन लेके आए। और पार्ट नंबर 2 के अंदर भाई तुम लोगों को मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जो एज पर माय नॉलेज इस साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग की बात करने से पहले अगर आपने अब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं पढ़ा है तो मैंने आपके सामने 3 ऑप्शन रख दिए। ऑप्शन नंबर 1, पूरे चैप्टर को 5 मिनट में खत्म करो। ऑप्शन नंबर 2, डिटेल में 1 घंटा लगाओ और हर एक बारीकी के पास जाओ। और ऑप्शन नंबर 3, कर लिया है तो माइंड मैप के थ्रू एक बार रिवाइज कर लो। अब तुम ऑर्गेनाइजिंग में कहां पर हो ये देख लो, और इन तीनों में से जो वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वहां से खोल लो और पढ़ लो। बट उससे पहले चलो बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। ऑर्गेनाइजिंग अच्छा है, ध्यान से देखना भैया। स्टेटमेंट 1, डेलीगेशन इज द इंटरेस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बात है, मतलब बारी बारी इंग्लिश लिखी है जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी से उठाई है। स्टेटमेंट 2, irrespective to the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable for the same extent। बिल्कुल सही बात है, डेलीगेशन करने के बाद भी हमारा जो मैनेजर है वो अकाउंटेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि उसने डेलीगेट कर दिया तो अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ही स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द सेम। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई ये तो दोनों ही सही है, पहला एनसीईआरटी का है, दूसरा किसी और किताब का है। सो करेक्ट आंसर होगा भैया, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो भैया क्या दिया सीबीएसई ने? सीबीएसई ने दिया है बिल्कुल सी, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। बहुत अच्छा है। देखो, एनसीईआरटी कुछ लाइंस है जो यहाँ पर हमने यूज करी है, वो काम आती हैं। सीबीएसई ने भी दिखा दिया, अभी रिसेंट वाले में आया था 2024 में। चलिए अगला सवाल। असर्शन रीजन, बहुत दिनों बाद दिखे हैं, दर्शन दिया आपने, नमस्कार। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन। पहला असर्शन, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन होता है, सही बात है। डेलीगेशन जो है वो मैंडेटरी है, डिसेंट्रलाइजेशन तो आपको करना है, आपकी इच्छा है। बिकॉज देखो, असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे किया जाता है? असर्शन असर्शन डैश रीजन सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत स्पेसिफिक है। चेक दिस इन फर्स्ट स्टेप, दिस चेक दिस इन सेकेंड स्टेप। पहले चेक करो असर्शन सही है या गलत है, अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्टेप पे चलेंगे। रीजन चेक करो सही है या गलत है, अगर पहले ही इन दोनों में से कुछ गलत निकल गया तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। मान लेते हैं आपका असर्शन गलत निकल गया, तो सब छोड़ दो, असर्शन गलत है तो डी आंसर है, खत्म हो गया, फिर रीजन पढ़ना ही नहीं है। चलो असर्शन सही है, फिर रीजन गलत है तो तुम्हारा सी आंसर हो गया। पर अगर इनकेस ये दोनों सही है तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है ये पता लगाने का एक तरीका है, असर्शन बिकॉज रीजन। ऐसे कर लो, क्या कर लो, असर्शन बिकॉज रीजन, यानी असर्शन रीड करा, उसके बाद लगाया बिकॉज और फिर रीजन पढ़ा। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ए आंसर है, ए मतलब ये वाला आंसर है। और अगर सब गड़बड़ा गया, कोई लिंक ही नहीं दोनों का, तो भी आंसर है। ठीक है, देखें असर्शन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन होती है। और लगाते बिकॉज, बिकॉज इट इज डन एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट की पावर्स को बांटने की बात है। बिल्कुल सही बैठ गया। देखो वापस बोलता हूं, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट की पावर को बांटा या छीना जाता है। सही बैठ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। सो करेक्ट आंसर आपको होना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन बिल्कुल सही है और असर्शन को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही पकड़े हैं या। ठीक है, तीसरा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अरे भाई ये तो बड़ा गया, चलो पहले देखते हैं पूछा क्या है। इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है? तो भाई 4 हो सकते हैं आपके, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डिविजनल और फंक्शनल। ठीक है,
Online retailer Bizen has grown to be the biggest provider worldwide in the field of e-commerce. Its revenues are growing steadily year after year. It owes its success to the rapid rate of digitalization and its organizational structure. ठीक है. Bizen managing director Mohit makes strategic decision and has the control of the entire organization. मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका कंट्रोल है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन चल रहा है भैया. In Bizen, jobs of similar nature are grouped together. हो गया तो खत्म हो गया यहाँ पर. Similar nature are grouped together यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर. और रीड करते हैं. इनटू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है. और फिर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर और डिपार्टमेंट है. ठीक है, तो छोड़ देते बात की बात. तो मेन आंसर तो अपना यही आ गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जहां पर फंक्शन के बेसिस पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है, वही है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. समझ में आ गया? क्या बात है, मजा आ गया. देखो इसी प्रकार से अगर आपको मजे सीयूटी में करना है, ये जो तुम्हारी ड्रीम कॉलेजेस है, इसके अंदर तुम्हें एंट्रेंस पानी है ना, तो टेंशन रखो, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दे देता हूँ, जाके उसको सब्सक्राइब करके कॉर्नर में पटक लो. समय आएगा तब उसमें आग लगाएंगे. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही है गलत है. अरे सही होगा, क्या देख रहा है हटा रे, हट. कॉन्फिडेंस है भाई साहब, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. चलिए चौथा सवाल, कॉम्प्रो सॉल्यूशन. वाह, ये कॉम्प्रो वर्ड स्कूल में काफी इस्तेमाल होते थे. ठीक है, काफी इस्तेमाल होते थे ये शब्द. हाँ भाई, द पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस कौन सा जो है इंपॉर्टेंस बताया. कॉम्प्रो सॉल्यूशन ऑफर आईटी सर्विसेज टू द क्लाइंट अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग कोविड-19 to accommodate changes taking place. Adaptation to change है, accommodate changes से आ गया. Taking place in the business environment, it suitably modified the organization structure in a way that it would work from home because of the new way of working of all employees are bringing cost flexibility and benefits in the organization. The importance, ठीक है. तो ये सीधा सीधा adoption to change है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें. इसने सब कुछ वही बोला है कि हमें सबको चेंज करना पड़ेगा, कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम को स्टार्ट करना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बढ़िया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी अडॉप्शन टू चेंज. ठीक है जी. चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल. अरे चले सही है. ओहो, दे दिया इन्होंने भारी भरकम. चलो देखते हैं. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज एग्जिस्टेंस द सीईओ फेल्ट वाज नेसेसरी. कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई वही चार है तुम्हारे, फॉर्मल है या इनफॉर्मल. टाइप में बेसिकली इन दो पे ज्यादा फोकस होता है. ये टाइप में आते, और जब तुमसे डिविजनल या फंक्शनल पूछते हैं ना, तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं स्पेसिफिकली. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है. मतलब जनरली ऐसा देखा गया है कि जब टाइप पूछा जाता है ना, तो इन दोनों में से आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. जब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो इन दोनों के आंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. बट स्टिल वी आर ओपन टू ऑल फोर, चारों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और उसके दो फायदे और दो डिसएडवांटेज आपको बताने हैं. चलो देखते हैं क्या है. रितवन लिमिटेड वाज अ रेप्यूटेड कंपनी सॉफ्टवेयर, रेप्यूटेड सॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी. क्या बात है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइडिंग यूनिक सॉफ्टवेयर ऑल ओवर इंडिया. The turnover of the company was very high, resulting in good profit. The CEO, Vihan, was very strict and disciplined. He specified the boundaries of the authority and responsibility for achieving organizational goal. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल दिख रहा है मेरे को. There was systematic coordination, exactly फॉर्मल है, पर पूरा रीड करो. मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कभी भी आधे में नहीं छोड़ने का, पूरा रीड करा करो. There was a systematic coordination among the various activity and specific relationship among various job positions. The company provided facilities like a canteen, a gym, a library, music room, सब तो दे रखा है इन्होंने. And a rest, तो ये तो informal हो गया. For the employees, which they could use during rest interval. Using this facility, the employee were developed a friendship net and discussed not only their personal, social, emotional, but also official ones. तो ये informal की भी बात कह गया है. अब दोनों में से क्या पकड़ना है ये आगे पता लगेगा. पूछा गया है सीईओ को क्या नेसेसरी लगा, तो सीईओ तो अब तक आया नहीं है, बस चुपचाप वहां बैठा हुआ है. द जनरल मैनेजर हैज अ डिफरेंट व्यू. ही टोल्ड द सीईओ that there was no use of providing these facility to the employees, and it is an extra financial burden to the organization on one hand, and on the other hand it encourage groupism, and whenever
एनी चेंजेस रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल रेजिस्ट। तो बेसिकली इसने ना इनफॉर्मल के डिसएडवांटेजेस दिए यहाँ पर। क्या दिए? डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गिवन हियर। ठीक है, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल है चल रहा है, इन दो को तो हटा ही देते हैं, तो मेरे को अब किसी काम के नहीं लग रहे। इन दो में से कोई एक आंसर हो। अभी देखते हैं उसने क्या कहा। He suggested that they should go away with all these facilities, but the CEO Vihan explained the general manager that this type of social interaction is necessary। तो सीईओ ने बोला कि नहीं भैया ये इंटरेक्शन जरूरी है, यानी कि विहान जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है। ठीक है, and it is the best interest of the organization they interact among people to give the rise to the social network relationship among employees and have many benefit। ठीक है, तो परफेक्ट है। विहान कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? विहान जा रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ। फिर आपको उसके दो फायदे दो नुकसान देने हैं। नुकसान तो इसने बता ही दिया है कि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ग्रुपिज्म को ओके करेंगे, और भी तुम दो तीन चीजें लिख सकते हो कि काम नहीं होगा और रूमर्स फैल जाएंगे। ये सारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस बोलो तो करेक्ट फीडबैक आ जाता है, ठीक है, टाइमली कंप्लीशन हो जाता है, मतलब बेसिकली बोले तो बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच जाती है, और सोशल नीड भी सेटिस्फाई कर रहा है, लोगों को मोटिवेट भी रखता है। ये सारे काम आप इसके एडवांटेज में डाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है भैया? इनफॉर्मल है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो सो करेक्ट आंसर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो यहां पर बताया गया है। एडवांटेज इन्होंने बोले हैं करेक्ट फीडबैक, फुलफिल सोशल नीड, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सही है। तो और डिसएडवांटेज बोला है तो रूमर्स फैलाना, डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाना, और नॉट सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग चेंज, और ठीक है ग्रुप एक्सपेक्टेशन पे चले जाना। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया था, ये आपने खुद लिखा है, और ये भी आपको क्वेश्चन में मिल गया था। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन काफी आसान था। इनफॉर्मल फॉर्मल इस चैप्टर के अंदर बहुत जरूरी है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। ठीक है, चलो छठा सवाल। समीर भाई साहब, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर थ्रू विच ही विल बी एबल टू स्टीयर द कंपनी टू अ ग्रेटर हाइट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया भाई तूने? ठीक है, फिर उसके तीन इंपॉर्टेंस बताने। चलो देखते हैं समीर भाई क्या कह रहे हैं। तो समीर गुप्ता started a telecommunication company Dorina Limited to manufacture economical mobile phones for the Indian rural market with 15 employees. The company did very well in the initial year. As the product gone well and marketed well, its demand for its product went up. To increase the production, the company decided to recruit additional employees. मेरे को कौन सा समझ में आ गया? डेलीगेशन होगा, डेलीगेशन होगा, 100% एडिशनल लोग आए। समीर गुप्ता was earlier was delegation and decentralization, इन दोनों में से कोई एक होता है। समीर गुप्ता was earlier taking all the decision। हाँ आ गया, देखो ये रहा। For the company, ये देखो ये आ गया, सारे डिसीजन अभी तक वो खुद ले रहा था। Which has been selectively dispersed to authority. He believes that subordinates are competent, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सर डेलीगेशन क्यों नहीं है? अगर ये बोलता कि यार स्पेसिफिक काम के लिए मुझे लोगों में ताकत बांटनी पड़ेगी, तो डेलीगेशन होता, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कुछ लोगों को देना। पर इसने बोला कि भाई मेरे सारे एम्प्लॉयज अच्छे हैं, मैं सबको ताकत बांट सकता हूं, तो ये क्या है? ये डेलीगेशन हो गया है। The spirit of the company was not only be able to increase the production but also expanded product range, और फायदा हो गया उसको। तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप इंपॉर्टेंस लिखना चाहो तो फिर कोई सा भी लिख सकते हैं, क्रिएट फ्यूचर मैनेजर, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, रिलीफ फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। लेट्स चेक इट आउट क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस बोला जाए तो डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टॉप लेवल, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड बेटर कंट्रोल। ये बेटा ये मत सोचना सर 2015 में आया था कि 2015 के बाद भी सवाल आया है, इन्होंने क्यों नहीं लिखा? ये दो जगह और था। ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का नाम बदल जाता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं बदलता है इसमें। हर साल एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के बाद एक डिबेट में घुसता है। वो क्वेश्चन होता है कुछ इसी प्रकार का, जिसमें डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डेलीगेशन है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो आएगा जरूर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 8 तक है इसमें।
आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्वीट एंड मोर। स्वीट एंड मोर, देखो स्ट्रक्चर वर्ड यूज हुआ ना, तो स्ट्रक्चर्ड वर्ड जब यूज होता है ना, तो बेसिकली दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके, आइदर इट्स डिविजनल और आइदर इट्स फंक्शनल। ठीक है, देखो स्वीट एंड मोर इज one of the India's most popular brand for snacks and sweets. It offers a wide range of sweets, namkeen, cookies, and frozen foods. Its organization structure comprises of the separate business unit for each of the above category. सबके लिए अलग बिजनेस यूनिट है, तो डिविजनल है भाई ये, सबके लिए अलग धंधा खोल रखा है इसने। Each of these has a manager responsibility for performance, having authority over the unit. Moreover, each of these multifunctional as within the each unit the different products। अच्छा देखो, ये कंफ्यूज किया, ये कंफ्यूज किया, इसने कहा कि भाई नमकीन और क्या क्या बनाता है ये, बस यही है, कुकीज, फ्रोजन फूड। मेरे पास इन तीनों के लिए अलग अलग है सब कुछ, और इस अलग में इसके अंदर फंक्शनल, वो तो सब में ही होते हैं यार, भले डिविजनल हो, डिविजनल के अंदर फंक्शन होता है, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर के हिसाब से चार अलग अलग कंपनियां हैं, मेरी एक कंपनी है और डिविजनल उसको चार बना दिया। अब उस हर एक कंपनी के अंदर तो फंक्शनल चले गए, तो ये कंफ्यूज किया है आपको, ये दिखा कि भाई हम है ना फंक्शनल कर रहे हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऐसा नहीं है। इसने बोला कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द, देखो इन्होंने डिसएडवांटेज लिखने, क्या लिखने, चलो ये फायदा ही हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी अक्रॉस प्रोडक्ट बट इट प्रोवाइड अ प्रॉपर बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एक फायदा भी दे दिया, ठीक है। दो नुकसान हो गए, कॉस्ट बढ़ना, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, और फायदा दे दिया, परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाना, ठीक है। और ये अकाउंटेबिलिटी ट्रेस करना कि रेवेन्यू किसका कितना है, ठीक है। दो फायदे दो नुकसान तो इसने खुद दे दिए हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका डिविजनल है, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग बना रहा है, साथ साथ में तीन फायदे और दो नुकसान, तो दो फायदे दो नुकसान तो इसने यहीं पर बता दिए। तीसरा अपन चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने दिया है, वही प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एज स्टैंडर्ड एज इट कुड बी, मतलब जितना स्टैंडर्ड हो सकता है उतना स्टैंडर्ड इन्होंने चिपका दिया, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये कुछ फायदे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इसमें ऐड कर सकते हो, बाकी दो वहां से तुम ले आओ। नुकसान है कॉन्फ्लिक्ट इन अलोकेटिंग रिसोर्सेज, और इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद अथॉरिटी एंड सुपीरियर रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन, मतलब मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानता हूँ, बाकी किसी के बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है। यानी कि इसने यहां से कुछ पिक नहीं किया आंसर में, जनरलाइज एक्सप्लेनेशन दे दी है। आप यहां से पिक करोगे गलती नहीं होगी। क्या हो गया भाई, क्या खोलूं, हम बता, तुम एक जैसे सब लग रहे हो तुम, ये खोल लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, चलिए अंतिम सवाल। ओहो छोटा है तो, क्या बात है, और मुझे देख के ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को आंसर आता है इसका। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है भाई साहब, हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्लियर है कि ये ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। पर हाँ, बोर्ड में तो नहीं आएगा ना, बोर्ड में तो नहीं आएगा, तो जब बोर्ड में नहीं आएगा तो अपन अपने हिसाब से देखते हैं। और फोर इंपॉर्टेंस आपको उसकी बतानी है, तो इंपॉर्टेंस तो आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इसने नहीं बोला कि इस पैराग्राफ में से बतानी है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो 7-8 है, तो वो आप लिख सकते हैं। देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग कैसे है। द G20 summit was organized in India, बधाई हो। The government left no stone unturned to make G20 summit a success. At the higher level, they work to be performed and identified in groups। देखो पूरा क्लियर है यार। Identification and division of work to enable the people to work most of the effective together by accomplishing objective। They involve building infrastructure, beautification of the city, hospitality, securing ed, सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग का है इन्होंने, हमने सब कुछ सेट कर दिया। ड्यूटीज वर असाइंड टू द जॉब पोजीशन व्हिच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर वर्किंग रिलेशनशिप। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस इन्होंने दिया है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क दे दिया, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन दे दिया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये सब। उसके बाद इन्होंने दिया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फिर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया इन लोगों ने, तो फिर क्यों दिया है हमको, ठीक है। तो सही आंसर आपको आपका
ऑर्गेनाइजिंग, और उसके जब इंपॉर्टेंस पूछे आपसे तो 5-6 इंपॉर्टेंस आप अपनी इच्छा से लिख दें, 4 बोले हैं तो 4 लिख दो और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। लिखा हुआ एक्सप्लेन करने को तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली 4 मार्क्स का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, क्योंकि ये मेन आइडेंटिफिकेशन है, 1+1 आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करने का, एक आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर 4 नंबर ये हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से 4 हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली कुछ भी लिख सकते हो, इन्होंने भी 6 दिए हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अडॉप्शन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। याद रखो, कई बार ऐसा होता है कि आंसर शीट में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती। क्यों नहीं दी होती? हाँ, कॉपी चेकिंग वाली में ही बोल रहा हूँ मैं। क्यों सर, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अरे डिटेल अंदर के एक्सप्लेनेशन अपने आप लिख दो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मना नहीं करेगा तुमको। ठीक है, चलो सो बालको, ये हो गया आपका चैप्टर पूरा यहाँ पर समाप्त। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो एज पर मेरी नॉलेज इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो एज पर मी, पिछले कई सालों के पेपर देखने के बाद हमने निकाले हैं 2 स्पेसिफिक टॉपिक। पहला डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इसको लेके मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं। दूसरा फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा है, उसके इंपॉर्टेंस, फीचर्स वगैरह ये सब बता दीजिए। तो मेरी बेट अब की बार इन 2 टॉपिक्स के ऊपर है कि यार बोर्ड एग्जाम में ये 2 टॉपिक तुम्हारे आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से केस स्टडी बन के। ठीक है, तो कर लेना, बोर्ड एग्जाम के बाद देखेंगे कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से नहीं आए। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।